हमारे देश में एक एक फौज ऐसी है, उसको लगता है ये सब मामला कुछ गड़बड़ है। क्या दिया है नरेंद्र मोदी ने भारत को आलमी स्टेज पर? कि मोदी और इंडिया दो अलग अलग चीज हैं। तो अगर सबसे ज्यादा कोई छितरोल करता है तो वो राहुल गांधी है, तो लगता है मुझसे भी ज्यादा डरते हैं। क्योंकि मैं इंडिया में ही हूँ इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। नरेंद्र मोदी, जो भारत के तवील तरीन अरसे तक वजीर आजम रहने वाले शख्स बन चुके हैं, और उन्होंने ये दावा किया कि वो भारत को ग्लोबल साउथ की एक सबसे जानदार आवाज के तौर पर पेश करेंगे। फिर वो भारत को आलमी रहनुमा बनाना चाहते थे। इस वक्त ब्रिक्स प्लस की सदारत भी इंडिया के पास है। वो मिडल मैन के तौर पे भारत को दुनिया के सामने रखना चाहते थे, लेकिन उसका नतीजा और हासिल ये है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस जो कि मिडल ईस्ट में हम देख रहे हैं। खैर, मिडल ईस्ट में तो ये नहीं रहा, इसने तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। वो है ईरान अमेरिका जंग। अगर कोई और मुल्क होता तो हम ये सवाल शायद ना उठाते, लेकिन चूंकि भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात रहे, भारत के इसराइल के साथ भी ताल्लुकात और भारत के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात, ये सवाल हम वियतनाम के बारे में नहीं उठाएंगे क्योंकि उसका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सवाल हम ब्राजील के बारे में नहीं उठाएंगे, उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि भारत का ताल्लुक और बड़ा करीबी ताल्लुक रहा, इसके बावजूद इस पूरे क्राइसिस में आज इंडिया कहीं किसी मौके पर कोई किरदार अदा करता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि कुछ ऐसी हिमाकतें हुई इंडिया से कि जो ईरानी कौम के अंदर एक जख्म की हैसियत रखती है। तो क्या दिया है नरेंद्र मोदी ने भारत को आलमी स्टेज पर? क्या आइसोलेट नहीं कर दिया? हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से भारत के मारूफ सीनियर सहाफी जनाब डॉक्टर प्रमोद पावा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वो विश्वा गुरु, यही लफ्ज है अगर मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा तो, वो आलमी लीडर बनाना चाहते थे मोदी साहब। ये क्या हो गया भारत के साथ? जी जी जनाब, सलाम अलैकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल आपको भी और आपके नाजरीन को भी। हमारी दुआ है कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंसान तो ख्वाब ही देख सकता है, और ख्वाबों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। सबसे मुफ्त में अगर कोई चीज मिलती है इस दुनिया में तो वो ख्वाब देखने हैं, या नशा करने के बाद ख्वाब देखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी नशा करते हैं, पर ख्वाब तो देख सकते हैं, और देखने में कोई बुराई नहीं होती। देखें सर, मैं पहले भी कई बार और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कह चुका हूं, खासकर जब भी हमारी कोई बातचीत इंडिया और पाकिस्तान के मुतालिक में होती है, तो मैं यही कहता हूं कि रियासत, सियासत और अवाम को अलग अलग करके देखा जाए। आज जो भारत को या इंडिया को जो तनकीद करते हैं, या इंडिया के मुतालिक जो ऐसी बातें करते हैं, तंज कसते हैं, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि मोदी और इंडिया दो अलग अलग चीज हैं। रियासत या सियासत कभी मुल्क नहीं होती। मुल्क तो वो होता है जो वहाँ के इंसान है, जो वहाँ की जहनीत है। और अगर हम 1947 से पहले जाएं, तो ईरान हमारा अगला पड़ोसी था, हमारी सरहद मिलती थी जब हम इकट्ठे होते थे। हम्म। और अभी अभी एक रिसर्च, मैंने कल परसों कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है पंजाबियों के बारे में। वो ये कह रहा था कि पंजाबी, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, हमारा 70% डीएनए ईरान से मिलता है, या ईरानी जो कल्चर है वहां से मिलता है। आज भी देखें, जो हमारा सिखिज्म है, जिस मजहब को हम मानते हैं, उसके मैक्सिमम लंगर से लेकर और गुरुद्वारों की शेप तक सब ईरान से मिलती है। तो अपनी सहाफत को, अपनी सखाफत को, अपनी बुजुर्गी या एंसेस्टर्स को छोड़ के अगर हम 7 समंदर 17 समंदर दूर बैठे किसी ख्वाब में और हवा में उड़ने लगे, तो ऐसा ही होगा जैसे छत के ऊपर खड़ा होके कोई हाथ फैला के सोचे कि मैं भी परिंदों की तरह उड़ जाऊंगा, और उसके बाद धड़ाम से जमीन पे आके गिरे। तो सरकार की अपनी नीतियां हैं, सरकार की अपनी सोच है, अपने उनके इरादे हैं या उनके ख्यालात हैं। अब उससे मुल्क को, खित्ते को या कौम को कोई अगर नफा नुकसान होता है, तो वो सभी के साथ है। आप भी देख चुके हैं जियाउल हक का दौर, आज का दौर आप भी देख रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं। ये तो अल्लाह
सबसे बड़ा प्लानर है, जो उसकी हम्म। प्लानिंग है उसके आगे तो कुछ नहीं चलता। लेकिन लेकिन जो प्लानिंग मोदी साहब की थी, जैसा कि मैंने कहा कि वो ये देना चाहते थे भारत को आलमी सतह पे, दिया उन्होंने क्या भारत को? इस पे कोई डिबेट हो रही है इंडिया के अंदर? अगरचे कांग्रेस ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है बीजेपी को कि आपने आइसोलेट कर दिया भारत को, कोई रोल आपका नजर नहीं आता इतने बड़े आलमी क्राइसिस के अंदर? अ, क्या इस वक्त मोदी जी के बारे में सेंटिमेंट्स हैं? देखें, मोदी जी का अगर सबसे ज्यादा कोई, क्या कहते हैं उसे, छितर परेड, पंजाबी में एक वर्ड होता है ना, हम्म। चित्रोल। जी हालांकि यहाँ ऐसा कोई अल्फाज जी जी जी। इस्तेमाल नहीं करना चित्रौल। चाहिए, पर हाँ, पर वो जरा आसान होते, समझने के लिए आसान होते हैं, हम गांव देहात के बंदे हैं। तो अगर सबसे ज्यादा कोई छित्रोल करता है तो वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने सीधे सीधे उनके ऊपर ये इल्जाम आयद किया है कि वो एक कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर वो कंप्रोमाइज हो गए हैं अमेरिका के नक्शे कदम पर, या जैसा हमने देखा कि अभी पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने कहा कि सीज फायर हो गया, तब हमें बाद में पता लगा कि हाँ, हमारा जो है पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया। अगर जेडी वेंस ने आकर कहा कि अगले हफ्ते आपके यहाँ वेनेजुएला की प्रेसिडेंट आएंगी, तो अगले हफ्ते वो आ गई। उन्होंने कहा कि आप तेल वहां से खरीदेंगे, तो इन्होंने कहा ठीक है जी, हम तेल वेनेजुएला से खरीदेंगे। और हमारे जो वजीर खारजा हैं, वो तो खुलेआम इस चीज को कह चुके हैं यूरोप में कि साहब, हमें हुक्म अमेरिका करता है कि रूस से तेल खरीदो तो हम खरीद लेते हैं, जब वो हुक्म करता है कि मत खरीदो तो फिर हम खरीदना बंद कर देते हैं। तो अगर बकौल राहुल गांधी ये मान लिया जाए कि वो कंप्रोमाइज हैं, तो फिर वो अपने मुल्क के मुफाद देखेंगे या अमेरिका के मुफाद देखेंगे? अगर मैं हाँ, आपके चैनल पे आकर आपकी बुराई करूंगा, आपके चैनल ना आप की कर सकते खराबियां हैं। बताने आप कर लगूंगा। सकते हैं, आपको आजादी है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। तो देखिए, भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का शायद दूसरा बड़ा सबसे मुल्क है। पहला, नहीं सर, अब पहला हो गया है, हम चीन से जी। आगे निकल गए हैं। अच्छा, चीन से आप आगे निकल गए आबादी के लिहाज से। फिर इकोनॉमी के लिहाज से भी दुनिया के 15 या 20 बड़े मुल्कों में से आपकी इकोनॉमी है। डाइवर्सिटी के एतबार से भी दुनिया के, मेरा ख्याल है, शायद सबसे बड़ा मुल्क होगा जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, टेरेन की डाइवर्सिटी। ये सारे जो स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, इंटरनेशनल रोल क्यों नहीं प्ले कर पाया सर? सर ऐसा है कि अभी तक, पहली बात तो ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है इंडिया के अंदर है, ये हमें लगता है। और हम अपने आप को, खुद को अपने सिर पे ताज सजा के घूमते रहते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। सबसे ज्यादा अगर डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें तो कनाडा के अंदर 200 लैंग्वेज बोली जाती हैं। और दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो वहां पर ना हो, दुनिया की कोई कल्चर ऐसा नहीं है जो वहां पर ना हो। और सब अपने अपने कल्चर के हिसाब से जीते भी हैं और खुश भी रहते हैं। और डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में कौन सा कम डाइवर्सिटी है। लाहौरियों की भाषा अलग होती है, पोतेयारी अलग होती है, सराइकी अलग होती है, सिंधी अलग होती है, पख्तून अलग हैं, बलोच अलग हैं, कश्मीरी अलग हैं। सबका अपना रहना है, अपना खाना है, अपने कपड़े हैं। तो डाइवर्सिटी तो हमारे घरों के अंदर है। हम दो भाई अगर इकट्ठे रहते हैं तो दोनों में डाइवर्सिटी होती है। एक कुछ और पसंद करता है खाना है और दूसरा कुछ और करता है। तो इन गलत फहमियों के अंदर सिर्फ आवाम को एक धोखे में रखा गया है और उस धोखे के अंदर बना के रखा गया है। अगर हिंदुस्तान की कोई सबसे बड़ी खासियत रही है जिसने हिंदुस्तान को, इंडिया को मजबूती दी है, वो रही है हमारी डेमोक्रेसी। और जब तक इंडिया डेमोक्रेट था, तो यकीन करें, हम जो आपने भी पहला कहा, विश्व गुरु, हम पूरी आलम को और पूरी दुनिया को, अगर कमजोर नहीं, अगर बहुत ताकतवर नहीं थे तो कमजोर भी नहीं नजर आते थे। हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलायंस मूवमेंट बनाई थी। आप देखें, हमारे यहाँ राजीव गांधी ने सार्क मूवमेंट बनाई थी। और उस सार्क को अगर हम आज चलने देते तो हमारे आधे से ज्यादा मसले मसाइल तो ऐसे ही खत्म हो जाने थे। मैं कितनी बार सार्क के वीजा पर पाकिस्तान आया हूँ, बड़ी इज्जत मिलती थी, मिलती है। मेरा तो, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मेरा तो दूसरा घर है। मेरे बुजुर्ग वहां के थे। साढ़े ते की कहते ने, साढ़े ते खून च चनाब दा पानी वसदा। वी आर
प्राउड टू बी हाफजाबादी, सोनी माई वाल दे नेड़े दे हैं। तो सर ये जब से डेमोक्रेसी जहां जहां खत्म होती जाएगी, आप देखें कि पाकिस्तान 1947 में वाहिद मुल्क था दुनिया के अंदर जिसकी पूरी दुनिया में एम्बेसी अपनी प्रॉपर्टी पर थी। और जब अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, ब्रिटिश इंडिया था, तो हमारे यहाँ ज्यादातर पैसा सब कुछ इनके हाथ में था, नवाबों के हाथ में था, मुस्लिम्स के हाथ में था। और वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे, हिजरत कर गए थे। तो पाकिस्तान रिचेस्ट था। लेकिन जैसे ही आपके यहाँ से डेमोक्रेसी खत्म हुई, लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, अयूब खान आए, जियाउल हक आए, उसके बाद ये उससे पहले याहिया खान आए, उसके बाद मुशर्रफ आए। तो आपने क्या किया? आपने लख्ते कर दिया, आपने मुल्क को तोड़ दिया। और आज ये गुर्बत है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद कहता है कि बेगर्स हैज नो चूजर्स। देखो जी, मैं मांगने तो नहीं आया हूं, पर मेरी मजबूरी है। तो अगर इन हालात में आ गए कि आप दो आम दिखा के, बड़े बड़े आम, बड़े वधिया वाले आम ले आए, अद्धे ਤੁਹਾਡੇ अद्धे मैं भरजाई वास्ते ले आया, तो अगर आप आम दिखा के और ये तो मैंगो इमदाद मांग, डिप्लोमेसी है ना, वो तो उसमें क्या है। सर एक 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 मैंगो की टोकरी जियाउल हक के जहाज में भी गई थी, लोग बताते हैं। तो मैंगो वो मैंगो कामयाब नहीं एक्सप्लेन होते। था, वो मैंगो डिप्लोमेसी नहीं। तो मैंगो कामयाब नहीं होते जनाब, नीयत कामयाब होती है। और नेक नीयत से अगर चलते, तो मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान से बेहतर मुल्क दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेसी अगर इंडिया में खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी या होती जा रही है, तो फिर इंडिया के भी हालात, कोई फ्यूचर मुस्तकबिल हमारे को नहीं लगता कि बहुत अच्छा रहेगा। हमारे जिंदा रहने का और तरक्की करने का सिर्फ एक ही वजह थी, और वो डेमोक्रेसी थी, आवाम थी। जिस दिन आवाम के ऊपर हमारे यहाँ भी वर्दी हावी हो गई, तो फिर अ, दहशत गर्दी भी हावी हो जाएगी। ये जो डेमोक्रेसी पहले यानी पाकिस्तान में तो इंडियन डेमोक्रेसी को अप्रेज किया जाता था, और लोग रेफरेंस देते थे कि देखिए जी, इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है, इंडिया की सिविलियन गवर्नमेंट मजबूत है, पार्लियामेंट मजबूत है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो ये अब रिवर्स क्यों? अच्छा खैर, रिवर्स नहीं, हम तो और बदतर हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों डिक्लाइन हो गई है? इंडिया में फाशिज्म क्यों सर उठा रहा है? देखिए सर, मैं अब इसको डायरेक्ट तो कुछ भी किसी के मुतल्लिक नहीं कह सकता। आप बेहतर जानते हैं वजूहात भी। पर आप तो मेरा लगता है अपना आप तो लगता है मुझसे भी ज्यादा डरते हैं। हाँ, क्योंकि मैं इंडिया में ही हूँ इस टाइम। हाँ। तो सर ऐसा है कि मेरा जाती ख्याल है कि हम अपने आप को आज़ाद बेशक कहते हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या थर्ड वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें चलाने वाली कठपुतलियां बहुत दूर बैठी होती हैं, जो इस चीज को जानते हैं कि किसको प्राइम मिनिस्टर प्लांट करना है और किसको जिताना है, किसको हुकूमत देनी है, किसको हुकूमत किसके नीचे से निकालनी है। चाहे वो 17 सीट वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और चाहे वो चोरी से, मशीनों के जोर पे, या गुंडा फार्म 47 के जोर पे, हमारे यहाँ भी फार्म 47 जैसा काम हो जाता है, वो इलेक्शन जीत जाए। हमने अभी बंगाल में देखा, बिहार में देखा, हरियाणा में देखा, जिसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि आधे वोट ही काट दो। जो पता लगता है कि अमीर अब्बास जो है पीटीआई के को सपोर्ट करने वाले हैं, तो अमीर अब्बास साहब का वोट ही काट दो। और जो नून लीग को वोट देने वाला है, उसका वोट रहने दो। तो ऐसे भी इल्जाम लगे हैं। तो सर, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने किसी मुल्क को अच्छा या बुरा बनाना है, वो अपने हिसाब से उसको प्लांट करके और अपने हिसाब से वो वहां पर अपने रहनुमा ला देते हैं। आप देखें सीरिया के अंदर जो आज प्रेसिडेंट है, कभी उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का उसके सिर के ऊपर इनाम रखा हुआ था। अभी इजिप्ट में देखें, एक जमाना होता था जब इजिप्ट जो है उन 5 मुल्कों में से एक था, जब जिसने नॉन अलाइन मूवमेंट बनाई थी। और लेकिन वही इजिप्ट था, उसमें पहले मुर्सी को बनाया गया प्रेसिडेंट, बड़े जबरदस्त तरीके से वो जीते भी, कामयाब हुए। और वही मुर्सी फिर बाद में कैद भी हो गए और मारे भी गए। उसके बाद जनरल सीसी को बनाया गया। अब सीसी जब तक अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिलाएगा, चलेगा नहीं चलेगा,
तो उड़ा दिया जाएगा। और पिछली बार तो ट्रंप ने खुलेआम ये बात कह दी थी कि मैं 15 दिन के अंदर जो है किसी भी सऊदी अरब समेत किसी की भी सल्तनत उखाड़ और पछाड़ सकता हूं। तो हम लोग तो कठपुतलियां हैं सर, हम पपेट्स हैं। हम अपने आप को खुश होते रहें कि हमने वोट दिया, हम अवाम हैं, हमारे वोट की इज्जत होगी। तो वोट की इज्जत तो आप बेहतर जानते हैं किसकी होती है। बाद में हम यही कह सकते हैं हमें क्यों निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर जी प्रमोद बाबा जी जी। साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।